नमस्कार। आज हम मॉडल पेपर दूसरा सामाजिक विज्ञान शुरू कर रहे हैं। जो प्रश्न पत्र 2 खंडों में होता है, पहला खंड जो होता है वह बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो OMR शीट पर गोले को काला करना होता है और उस पर रोल नंबर तथा हस्ताक्षर भी करना होता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की शुरुआत हम पहले क्वेश्चन के रूप में देखेंगे कि विश्वकोश, जिसको इनसाइक्लोपीडिया एक पुस्तक है जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, की रचना किसने की थी। तो इसका विकल्प बोर्ड ने जो रखा है, रूसो, वाल्टेयर, दीदरो और नेकर। तो विश्वकोश या इनसाइक्लोपीडिया की रचना दीदरो ने की थी, जिनका पूरा नाम डेनिस दीदरो है। डेनिस दीदरो है। ये फ्रांस के निवासी या विद्वान थे। विश्वकोश, तो आप इसमें जो विकल्प दिया है ग सही है। ग हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये दीदरो जो है क पे भी आ सकते हैं, ख पे भी इनका नाम आ सकता है और घ पे भी आ सकता है। इसलिए आप याद रखिए कि विश्वकोश की रचना या इनसाइक्लोपीडिया की रचना डेनिस दीदरो ने की थी, जो फ्रांस के विद्वान थे। दूसरा क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी। तो अब बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना तो सामान्यतः किसी देश के नाम पे कोई भी संस्था या बैंक स्थापित की जाती है तो मूलतः उस देश का नागरिक ही हो सकता है। तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना में जो विकल्प रखा गया है, वो पहला विकल्प क है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा है लुई 16वां और तीसरा है लुई 14वां और चौथा विकल्प है जॉर्ज तृतीय। तो आप यह जान लीजिए कि लुई 14वां और लुई 16वां दोनों ये तो आतताई शासक थे और इन्हीं के समय में फ्रांस में क्रांति भी हुई थी, जो जनता ने इनको फांसी पे चढ़ा दिया था। लेकिन जो वहाँ के मुख्य शासक फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट ने शासन में सुधार करते हुए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। नेपोलियन, इसका उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट। इसका कार्यालय पेरिस में है और स्थापित हुआ था सन 1800 ईस्वी में।
तीसरा क्वेश्चन है 1848 ईस्वी के फ्रैंकफर्ट सभा में संयुक्त जर्मनी का ताज किसे प्राप्त हुआ? तो जो इसका विकल्प है वह है फ्रांस के शासक को, ख ऑस्ट्रिया के शासक को, ग प्रसा के शासक को और घ इटली के शासक को। तो आप यह जान लीजिए इन चारों विकल्पों में जो संयुक्त जर्मनी का ताज 1848 में मिला था वह थे आर्क ड्यूक जान, जो ऑस्ट्रिया के शासक थे। ख विकल्प है ऑस्ट्रिया के शासक। ऑस्ट्रिया के शासक और इनका नाम था आर्च ड्यूक जान। चौथा विकल्प प्रश्न है जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन था? जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? तो जो स्पेनिश लोग थे वो संख्या में बहुत कम थे, इनकी संख्या, लेकिन ये इतने बुद्धिमान और चालाक थे कि जहां ये कमजोर पड़ते थे वहां पर जैविक हथियारों का प्रयोग करते थे। जैविक हथियारों का प्रयोग करते थे। जैविक हथियारों का प्रयोग करते थे। अब होता क्या था, ये जो है वायरस होता था जिससे प्लेग फैल जाता था, प्लेग, और बिना लड़े हुए ही दुश्मन देश या सैनिक मरने लगते थे। तो क्वेश्चन था कि जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? थल सेना, नौसेना, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार। तो सबसे शक्तिशाली हथियार था जैविक हथियार। आइए, प्लेग का वायरस होता था, वायरस, इससे जो है दुश्मन देश या दुश्मन सेना जो है मरने लगती थी। पांचवा क्वेश्चन है वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को, मतलब उत्पादन लागत को कम करने का निर्णय लिया। विकल्प है बिल गेट्स, ख विकल्प है जेबी फुलटन और ग विकल्प है हेनरी फोर्ड और घ है एंड्रयू कार्नेगी। तो 1920 के दशक में वस्तुओं या उत्पादन लागत को कम करने का जो निर्णय लिया था वो थे हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड अमेरिका के एक उद्योगपति थे। उद्योगपति होने से पहले वो एक मोटर मैकेनिक भी थे, जिन्होंने एक गैरेज से अपने काम को शुरू किया था और फोर्ड मोटर अमेरिका के डेट्रॉइट नामक स्थान,
ट्रायट नामक स्थान पे मोटर कार फोर्ड नामक कंपनी की स्थापना की थी, जो इसके संस्थापक थे। और आज यह पूरे विश्व में जो भी विकसित या विकासशील देश हैं वहां पे फोर्ड नामक कंपनी या मोटर उत्पादन किया जाता है। अगला छठवां है कि किन एशियाई देशों में भाषा और जातीय संघर्ष की समस्या थी। तो विकल्प है लेबनान एवं श्रीलंका, अफगानिस्तान एवं सीरिया, ग है यमन एवं लीबिया, घ है ईरान एवं इराक। तो इसका सही जवाब है लेबनान और श्रीलंका। क्वेश्चन में तो लिखा है समस्या थी, लेकिन यह समस्या आज भी है। तो अगर मान लीजिए समस्या थी या अगर बदल करके दे दे है तो लिखेंगे पहला विकल्प है लेबनान एवं श्रीलंका। एवं श्रीलंका में आज भी जातीय और भाषाई समस्या बड़े स्तर पे बना हुआ है। इसके लिए उन देशों में गृह युद्ध तक चल रहा है। अगला है बेल्जियम में सामान्य रूप से दो भाषाएं बोली जाती हैं। मतलब दो भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं? पहला विकल्प है फ्रेंच और अंग्रेजी, दूसरा विकल्प है डच और अंग्रेजी, तीसरा विकल्प है फ्रेंच और डच, और चौथा विकल्प है डच और सिमिल। तो बेल्जियम में फ्रेंच और डच भाषा बोली जाती है। फ्रेंच और डच। आठवां प्रश्न है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है? विकल्प है प्रश्न है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है? तो विकल्प दिया है ओस्लो, ख विकल्प है ब्रुसेल्स, ग विकल्प है जेनेवा और घ विकल्प है एम्स्टर्डम। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स में स्थापित है। यूरोपीय संघ की स्थापना, ये भी कभी पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना सन 1993 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? ये है श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। विकल्प दिया है 1946, 1947, 1948, 1949। बहुत नजदीक का विकल्प बना दिया है, एक एक साल का गैप दे करके। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में या स्वतंत्रता प्राप्त की थी सन 1948 में, 48 ईस्वी में। किसका गुलाम था? ब्रिटेन का।
ब्रिटेन का गुलाम था। ब्रिटेन से 1948 में स्वतंत्र हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? जो विकल्प दिया है वह है, पहला विकल्प है 35%, दूसरा विकल्प है 40%, तीसरा विकल्प है 42% और चौथा विकल्प है 48%। तो आपको बता दें, इन चारों विकल्पों में कोई भी सही नहीं है, लेकिन जो नियरेस्ट नजदीकी विकल्प सही है वह है 42%। एग्जैक्ट इसका प्रतिशत है 43.63%। तो विकल्प है कौन सा? गो विकल्प है 42% लोगों की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन सही जानकारी मातृभाषा 43.63% लोगों का है। लेकिन हिंदी जानने वाले लोगों का प्रतिशत 58% लोग हिंदी जानते हैं। जिनको जानकारी 58% लोगों को हिंदी क्या नॉलेज है, हिंदी की जानकारी है। मातृभाषा नहीं है लेकिन उनको जानकारी है। अगला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो कारण है विकल्प रूप में दिया है। क विकल्प है खनन क्रिया, ख है वनो उन्मूलन, ग है अत्यधिक सिंचाई और घ है अति पशुचारण। तो जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण होता क्या है? भूमि निम्नीकरण का अर्थ यह होता है कि भूमि की जो गुणवत्ता है, उत्पादन क्षमता है, वह कम हो जाती है, ये इसका मतलब होता है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अति सिंचाई। विकल्प ग सही है, अत्यधिक सिंचाई। और 12वां क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका विकल्प जो बोर्ड ने बनाया है, क विकल्प है दक्कन के पठार में, ख विकल्प है मालवा के पठार में, ग है ब्रह्मपुत्र घाटी में और घ है थार रेगिस्तान में। तो आप जानते हैं कि मालवा के पठार में कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वहाँ पर पर्वतीय मिट्टी भी है, कुछ क्षेत्रों में जो है काली मिट्टी भी पाई जाती है, कुछ क्षेत्रों में जो है दोमट या जलोढ़ मिलता है। ब्रह्मपुत्र घाटी में इसी प्रकार से जो है जलोढ़ मृदा या दोमट मिट्टी। लेकिन मालवा या थार रेगिस्तान का मतलब जो राजस्थान का क्षेत्र है उसमें बलुई, जहाँ केवल बालू है। और एक विकल्प बचता है मालवा का पठार। ये जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा इलाका है। तो क्वेश्चन है, पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार, मालवा का पठार क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कौन सी कृषि प्रणाली एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? विकल्प दिया है स्थानांतरित कृषि। तो ये लंबे चौड़े क्षेत्र में नहीं होती है, आप जान लीजिए, ये आदिवासी लोग करते हैं। स्थानांतरित कृषि जंगलों में। बागवानी, तो बागवानी जो है कि
होता है, छोटे भी होता है, बड़े क्षेत्रों स्तर पे भी होता है। और ग विकल्प है रोपण कृषि और घ विकल्प है गहन कृषि। तो इसका सही उत्तर है रोपण कृषि, जो एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। रोपण कृषि, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, यह जो है इसका उदाहरण है समझने के लिए। रोपण कृषि चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना इत्यादि, इसे वाणिज्यिक कृषि भी कहते हैं। अगला है कौन सी एक फलीदार फसल है, तो इसका विकल्प है दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल, और घ है तिल। तो आप जान लीजिए फलीदार फसल का मतलब ऐसा दाना, ऐसा अन्न जो जमने के बाद दो भागों में बंट जाता है। तो दालें जितनी भी होती हैं वो जो है फलीदार होती हैं, जैसे अरहर है, मटर है, चना है, ये सब जो है फलीदार होती हैं। तो फलीदार फसल दालें। अगला क्वेश्चन है कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प इसका दिया है विंध्य की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां, ग नीलगिरी की पहाड़ियां, और घ शिवालिक की पहाड़ियां। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें विंध्य की पहाड़ियां, इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा महादेव की पहाड़ियां, ये भी नहीं होगा। लेकिन तीसरा विकल्प ग है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां, यह जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। लेकिन एक चीज और भी बता दें आपको कि विकल्प के अनुसार नीलगिरी की पहाड़ी सही है, लेकिन इसके अलावा भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, या कॉफी उत्पादन में कौन राज्य प्रथम पे है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, इसका हमने विकल्प भी लिख दिया है। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, और घ है उपरोक्त सभी। तो आप जान लीजिए किसी भी देश का विकास का जो मानक है या पैमाना है, वह जो है 4 मानकों पे निर्धारित है। पहला है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है औसत साक्षरता दर, और तीसरा है लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति उस देश में कैसी है, और चौथा है जीवन प्रत्याशा। लेकिन चौथा इसमें दिया नहीं है, क्योंकि चौथे के जगह पे उपरोक्त सभी दिया है, इसलिए विकल्प घ सही होगा। ठीक है, अब हम चल रहे हैं 17वां प्रश्न पे। मानव विकास के लिहाज से
किस पड़ोसी देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो मानव विकास अभी आपने जो पढ़ा है, ये 16वां क्वेश्चन इसी से संबंधित 17वां भी है कि विकास का जो पैमाना या आधार है ये प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता, स्वास्थ्य की स्थिति और जीवन प्रत्याशा। तो इन चारों मानकों पे किसी देश का जो है अंक निकाला जाता है, उसके बाद से देखा जाता है कि वह कितना अंक प्राप्त किया, उसके बाद से उसकी रैंक देखी जाती है। तो भारत का जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है, इससे अच्छी स्थिति में श्रीलंका है। तो विकल्प जो दिया है क कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, तो भारत से बेहतर स्थिति में हर समय श्रीलंका हो रहता है। लेकिन आजकल श्रीलंका की स्थिति खराब हो गई है, लेकिन हमको तो विकल्प के अनुसार आंसर देना है। इस समय 2022 के अनुसार भारत की स्थिति 132वां है, लेकिन श्रीलंका की स्थिति हर समय 90, 91, 92 पे टिका रहता है, घटता बढ़ता रहता है। बहुत ही अच्छे स्थिति में श्रीलंका रहता है मानव विकास की दृष्टि से। अब हम चल रहे हैं 18वां क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। विकल्प है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, या घ है कोई नहीं। तो आप जान लीजिए यह प्रश्न थोड़ा सा समझने लायक है, क्योंकि अलग अलग किताबों में, अलग अलग सप्लीमेंट्री बुक में इसका उत्तर अलग अलग दिया है। किसी बुक में प्राथमिक क्षेत्रक दिया है, किसी बुक में जो है द्वितीयक क्षेत्रक दिया है। तो आप प्रश्न को सही से पढ़िए तो उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं का होता है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं का होता है, इसलिए क विकल्प सही है। आप कभी भी सोच समझ करके विकल्प का चयन कीजिएगा, लेकिन जब पहले से पढ़े रहेंगे तभी आप सही कर पाएंगे। ये था 18 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन और बचा है जिसको हम लिख करके आपको बता दे रहे हैं। उन्नीसवां क्वेश्चन है मुद्रा का निर्गमन, मुद्रा जिसको आप करेंसी कहते हैं, मुद्रा का निर्गमन, गमन अर्थात निकासी, निर्गमन कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो आप जान लीजिए भारत में मुद्रा का निर्गमन या निकासी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।
20वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन, 20वां है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन जिसको आप शॉर्ट में WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ? किसके द्वारा शुरू हुआ? प्रश्न यह है। विकल्प इसका जो बोर्ड ने निश्चित किया है वह है विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश या निर्धन देश। तो WTO की शुरुआत विकसित देशों ने किया था, विकसित देशों ने, और विकसित देशों ने किया था। विकसित देशों ने किया था। आपको एक चीज और भी बता दें, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को ईस्वी को हुआ। ये था बोर्ड में पूछे गए या अगले साल जो पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण कलेक्शन, जिसका सही जवाब हमने बताने का प्रयास किया है। आप यदि तैयार करेंगे तो जरूर आपको लाभ इसका मिलेगा। धन्यवाद। आज बस इतना ही। कल खंड ब का वर्णनात्मक और वर्णनात्मक सेकंड प्रश्नों को देखेंगे, जिनका उत्तर 80 और 150 शब्दों में लिखना है। धन्यवाद।